हेलो फ्रेंड्स, आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था। वो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी लगभग एक या दो पार्ट मैं और बनाऊंगा उस पर। आप लोग सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। और सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें अगर जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में कॉमन एरर या क्लोज टेस्ट या वो और भी जो भी रिलेटेड हैं वो पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब तीन पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ होता है तो हम लोग 231 फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और बैड सेंस में 1 2 3 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको। फिर से अगर आपको वो अगर रिमाइंड करना तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखें। इसमें एक बात रह गई थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने तीन पर्सन्स के प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन कभी अगर दो पर्सन्स के प्रोनाउन रहे तो हम लोग इसका सीक्वेंस कैसे लेंगे। तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम ये एरो दे रहे हैं याद करने के लिए। एरो का मतलब ये है कि हम लोग हर समय इस तरफ से जाएंगे। इस तरफ से जाने का मतलब ये है कि हम लोग अगर दो पर्सन्स के प्रोनाउन को अगर गुड सेंस में अगर हम लोग यूज करेंगे तो 2 3 2 3 2 1 2 1 3 1 मतलब इस तरह से जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे। इस तरह से 1 2 1 3 3 2 इस तरह से नहीं करेंगे। ये जो हमारा गलत हो जाएगा। हम लोगों को जब दो पर्सन्स का प्रोनाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में करना होगा तो हम लोगों को इसी सीक्वेंस में सिर्फ जाना होगा, ठीक है। 2 3 2 3 3 1, ठीक है, 2 1 इस तरह से, या 2 2। उसी तरह बैड सेंस में भी सेम सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। सीधा इस तरफ से जाते हैं, उधर से नहीं आते हैं, राइट तरफ से नहीं आते हैं। राइट तरफ से गलत हो जाएगा। हम लोगों को लेफ्ट की ओर से जाना है। 1 2 2 3 1 3 इस तरह से हमको जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक बार ये बात बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड और डेयर के बारे में पढ़ेंगे। नीड और डेयर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा मैं इसे ओमिट कर देता हूँ। नीड और डेयर। देखिए, नीड और डेयर्स के मामले में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं हर समय कि नीड और डेयर का प्रयोग हम लोग दो जगहों पे करते हैं। दो जगहों पे करने का मतलब ये है कि नीड और डेयर का प्रयोग कभी एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो कभी मेन वर्ब के रूप में होता है। तो वहाँ हमें पता करना होगा कि कहाँ या एक्सुलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है और कहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। जहाँ एक्सुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा वहाँ उसमें हम लोग एस ई एस या आई ई एस या कुछ भी ऐसा जोड़ते थे जो नहीं जोड़ते हैं। एक्सुलरी वर्ब में नहीं जोड़ते हम लोग। एस ई एस या आई एस जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना रहता है तो हम लोग मेन वर्ब में जोड़ते हैं। इसी तरह नीड जो है अगर एक्सुलरी वर्ब के रूप में और डेयर जो है एक्सुलरी वर्ब के रूप में अगर यूज हो तो इसमें हम लोग एस ई एस कुछ भी नहीं जोड़ते। एस ही लगता है, एस तो लगता नहीं है, इसमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। जब मेन वर्ब के रूप में इसका जब यूज हो तब इसमें हम लोगों को एस या ये एस जोड़ना है जरूरत के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसे सिंगुलर बनने के लिए एस जोड़ेंगे, प्लुरल बनाने के लिए तो प्लुरल स्टेट में ही रहता है। डेयर को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। अब दोस्तों कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिखा हूं। शी नीड्स नॉट टू गो देयर। अब यहाँ हमें ये समझने का ज़रूरत है कि ये सेंटेंस में नीड का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है या मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसे जानने का बहुत सारा उपाय है। यहाँ जानने का उपाय है कि इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है। कभी भी सेंटेंस में अगर हमें ये जानना हो कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सा है तो हमें ये पता करना होगा मुख्य काम क्या हो रहा है। इसमें मुख्य काम जाना हो रहा है, ठीक है। तो मुख्य काम जाना हो रहा है तो ये नीड यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीड के साथ एस नहीं लगाएंगे। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम एस लगा के यूज कर दिए, सी नीड्स नॉट टू गो देयर। ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें एस लगेगा। सी नीड नॉट
और इसमें जो है टू भी नहीं होगा। टू का प्रयोग तब होगा जब हम लोग नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे, तब हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे टू का भी प्रयोग नहीं होगा। इसका सही इसको अगर करके अगर लिखेंगे सी नीड नॉट गो देयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है ही डेयर्स नॉट टू कम हेयर, सिमिलरली इसी तरीके से ही है डेयर्स नॉट टू कम हेयर। और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी इस तरह से नॉट का अगर प्रयोग हो जाए डेयर और नीड के साथ तो आप उसी वक्त समझ जाइए कि ये एक्सुलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि नीड और डेयर के साथ कभी भी अगर नॉट का प्रयोग हो गया तो वो समझ जाइए वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो ये इसमें इस तरह से नॉट नहीं होगा, ठीक है। सी नीड नॉट, टू भी नहीं होगा। ही डेयर्स है तो एस को हटाना पड़ेगा, ही डेयर नॉट, टू को भी हटाना पड़ेगा, ही डेयर नॉट कम हेयर, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब के रूप में जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सी नीड्स टू गो देयर, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसके साथ नॉट भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एक जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, लेकिन आप लोगों को अपना माइंड अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हर समय कोई भी सवाल को ट्रिक से नहीं सॉल्व करना है। ट्रिक ठीक है, ट्रिक का यूज़ करना है, लेकिन हर समय नहीं। हर समय ट्रिक का यूज़ करने से क्या होगा, हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कॉमन एरिया वगैरह कुछ भी, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सी नीड्स टू गो देयर, यहाँ टू जो है ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे। जब मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड में हम लोगों ने एस लगाया, नीड्स हो गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह सिंगुलर वर्ब लेगा टू गो देयर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं। ए नंबर या वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, कहने का मतलब ये है कि ए नंबर या वेराइटी दोनों में से कोई एक रहेगा, नंबर रहेगा या वेराइटी रहेगा, इसमें से कोई एक रहेगा और ऑफ रहेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन होगा। तो प्लूरल नाउन को देख के आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है कि प्लूरल नाउन है तो हर समय प्लूरल वर्ब लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए दोनों को क्लियर करने के लिए मैंने एक जगह लिख दिया है कि ए नंबर सिर्फ ए का फर्क है और दी का फर्क है। अगर ए रहेगा तो हम लोग प्लूरल नाउन दोनों में रहेगा। इस स्ट्रक्चर में प्लूरल नाउन नंबर और वैरायटी के बाद प्लूरल नाउन दोनों में आएगा, बस वर्ब चेंज हो जाएगा कि जब ए रहेगा ए नंबर ऑफ या ए वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहेगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और दी नंबर ऑफ या दी वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहेगा या प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लाएंगे। तो याद करने का आसान तरीका ये है, इसमें अपोजिट तरीके से हम लोग याद करेंगे कि ए है तो हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना, जबकि नॉर्मली ए रहता है तो वह सिंगुलर को दर्शाता है तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ हम लोग ऑपोजिट कर देंगे। थोड़ा सा याद करने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे कि ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। उसी तरह एग्जांपल मैंने दे दिया है, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, वाज वेयर प्रेजेंट, तो ए है। सबसे पहले हम यहाँ ए देख रहे हैं, ये नंबर और वैरायटी में ही, ये सभी के साथ लागू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर और वैरायटी जहाँ आप देखेंगे उस समय इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज वेयर प्रेजेंट, तो क्या होगा, ए है तो प्लूरल होगा तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेयर प्रेजेंट हो जाएगा। दी नंबर ऑफ बॉयज इज 40, ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है क्योंकि दी लगा हुआ है और मैंने पहले ही बता दिया कि जब दी लगा हुआ रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा और इज जो है ये सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्यू और लिटिल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि फ्यू और लिटिल हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान है, फ्यू जो है वो नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, संख्या के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ संख्या को हो जिसका हम लोग प्लूरल बना सकें वहाँ हम लोग यूज करते हैं। लेकिन लिटिल का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और प्लूरल किसका नहीं बना सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन हर समय सिंगुलर स्टेट में रहता है, और वो अनकाउंटेबल है तो ना ही उसका प्लूरल बनेगा और ना ही उस अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब है फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का उपयोग हम लोग फ्यू, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके आगे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे
एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, आई हैव रीड फ्यू बुक्स। बुक्स जो है वो क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है, बहुत सारे पुस्तकें हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनी का अगर बात आ जाए, अगर इसमें तो पता नहीं है, ये सर्टेन नहीं है कि मनी कितना है, तो ये हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आई हैव रीड फ्यू बुक्स, कहने का मतलब ये है, एक आसान भाषा में मैं बता देता हूँ, फ्यू मतलब होता है न के बराबर, मतलब बहुत कम, जितना आपको ज़रूरत है कुछ भी चीज़ के लिए, कुछ भी आपका जीविकापार्जन के लिए, अगर जितना भी धन का आपके पास आवश्यकता है, या कोई सामान आपको खरीदना है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपसे किसी ने अगर पूछ दिया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं आई हैव लिटिल मनी, मतलब हमारे पास न के बराबर मेरे पास पैसा है, धन है, मनी है, ठीक है। और आई हैव अ लिटिल मनी कर देंगे तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, लिटिल कंप्लीटली नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, ए लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है कि थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास, पैसे थोड़े बहुत हैं। और उसी तरह फ्यू है तो फ्यू भी एकदम निगेटिविटी, मतलब आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मतलब मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पुस्तकें मैंने नहीं पढ़ा है। और आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स कर देंगे तो थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी है। उसी तरह आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, और ये दी फ्यू का जो प्रयोग होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है, तो वो सेंटेंस को देख के हमको समझना होगा। इन सब में कोई क्लियर, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि क्लियर है कि इस तरह से ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपना माइंड अप्लाई करना होगा। दी फ्यू में उसी तरह थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। दी लिटिल में मतलब मेरे पास जो कुछ भी था, जैसे हम किताबें हैं, आई हैव रीड फ्यू बुक्स, आई हैव रीड दी फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जो किताबें थी मैंने उसे पढ़ लिया। उसी तरह आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी धन था उसको मैंने खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, फ्यू और लिटिल में समझ गए, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, बस एक चीज़ को याद रखना है, दोनों सेम है। फ्यू जो है वो काउंटेबल सेंस में हम लोग यूज करते हैं, जब काउंटेबल नाउन में अगर हम लोगों को यूज करना हो तो फ्यू का करेंगे, और अनकाउंटेबल में यूज करना हो तो लिटिल का करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा एक व्यू डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिलेटिव प्रोनाउन सिंटेक्स में मतलब थोड़ा सा इसका पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का, इसलिए एकदम शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। हम लोग बस ये जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, जो सब्जेक्ट के बदले या सब्जेक्ट के साथ एक संबंध हो, उसके बाद जो हो एक रिलेशन हो और वह सेंटेंस में यूज हो, जैसे हु, विच और दैट। हम लोग बार बार रिपीटेशन के लिए सब्जेक्ट का रिपीटेशन बार बार नहीं हो, इसीलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हु, विच और दैट। हु जो है वो हर समय व्यक्ति के लिए यूज होता है, विच जो है वो वस्तुओं के लिए यूज होता है, और दैट जो है वो दोनों के लिए यूज होता है। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि कब हमें दैट, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका क्लियर यूजेज हम आपको बताएंगे कब यूज होता है। अभी शॉर्ट में जानिए, क्योंकि हम लोग सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू। ठीक है, तो इस तरह से इट इज आई हु एम टीचिंग यू, इस तरह से जब हम लिख रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन मेरा यहाँ है हु, और हमें ये भी देखना है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है या वस्तु के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है हम वर्ब का जो यूज जो करेंगे, चाहे वो एक्सुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देखते हुए हमें वर्ब यूज करना है। तो जैसे हु के जस्ट पहले है आई, इसीलिए मैंने यहाँ एम का यूज किया। यहाँ आर अगर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज आई हु एम टीचिंग यू। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में हम लोग आते हैं, इट इज वी हु आर। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु है और हु के पहले क्या है, वी है, और वी के लिए हम लोग कौन सा एक्सुलरी वर्ब का यूज करते हैं, तो आर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है एक सेंटेंस है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। द पुअर मतलब गरीब होते हैं, और जब हम लोग दी लगा देते हैं तो वो गरीब वर्ग के बारे में बात होता है, मतलब सभी जितने भी गरीब लोग हैं उनका एक वर्ग।
तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपका ध्यान रिलेटिव प्रोनाउन के पास जाना चाहिए, यहाँ है हु, और मैंने आपको बता दिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है वो दी नेशन है, लेकिन दी नेशन के अनुसार हम लोगों ने यहाँ लगा दिया वर्स। ये सही है या गलत है? गलत है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा एक चेंजेज हो गया है। रिलेटिव प्रोनाउन तो ठीक है, वो आप समझ गए। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर और सब्जेक्ट के बाद अगर अल्सो का जब प्रयोग हो जाता है, अल्सो का याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर अल्सो का प्रयोग हो जाता है सब्जेक्ट के पास, तो हम लोग उस रूल को छोड़ देते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट था उसके अनुसार वर्ब लगाते। तब हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक तरह से अपवाद बोल सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों में अपवाद का भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपवाद रहता तो हमें याद होता है, कहीं भी हम लोग 4-5 लोग रहते हैं और कुछ अलग वियर्ड टाइप का आदमी अगर कुछ रहता है तो हम लोग उसको ज़्यादा नोटिस करते हैं। इसी तरह एक्सेप्शन को उसी तरीके से याद करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे सभी में एक्सेप्शन, इंग्लिश है थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आता ही है, थोड़ा मैनेज करके चलना होगा, ठीक है। अब अल्सो है, तो अल्सो के पहले दो जो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये वर्क है, वर्क जो है मेन वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग वर्क्स के जगह वर्क की जगह क्या होगा, वर्क देंगे, क्योंकि दो जो स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ऐसा रहेगा तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसीलिए प्लूरल वर्ब देंगे वर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में संक्षेप में जाने, अब थोड़ा सा हम लोग कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कंजक्शन क्या होता है, दो वाक्यों को भी जोड़ता है या दो सब्जेक्ट को भी जोड़ता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजक्शन, कुछ कंजक्शन, ऐसे तो बहुत सारे कंजक्शन हैं, लेकिन कुछ कंजक्शंस को मैंने यहाँ लिखा है, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, विथ, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा है। बिसाइड्स का मतलब आप लोगों को पता होगा, बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड में जब एस लगा देंगे तो वो के अलावे हो जाएगा, बिसाइड्स के अलावे, बिसाइड के बगल में, ओके। अब एक एग्जांपल यहाँ मैंने दे दिया है कि दी पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ हैव कम, ठीक है। इसका रूल ये है कि जब कंजक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो कंजक्शन के जो कंजक्शन होता है उसके पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो ये कंजक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, दी पब्लिशर और दी राइटर्स, तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो एज वेल एज मतलब जो कंजक्शन है उसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो दी पब्लिशर है वो सिंगुलर है क्योंकि एस नहीं लगा हुआ, दी पब्लिशर, तो हैज़ हैव कम दोनों मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि पब्लिशर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। उसी तरह यहाँ मैंने लिखा है दी क्रिमिनल अलोंग विथ हिज एकम्प्लिस वाज वेयर अरेस्टेड। एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी, जो अपराध करने में साथ देता है, ठीक है। तो दी क्रिमिनल अलोंग विथ जो है वो भी कंजक्शन है, इसके पहले क्या है, दी क्रिमिनल है, दी क्रिमिनल जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ हम लोग वाज लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब मैं आगे बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आप देखते हैं हम लोग नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये सब भी कंजक्शन है, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और यहाँ है सिर्फ और, ओ आर और, वो कुछ नहीं है। नीदर जो है हर समय नॉर से फॉलो होगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी नीदर के जगह और ईदर के जगह नॉर दे देता, तो उस यहाँ भी कॉमन एरर रहता है, उसको भी देखना पड़ेगा। नीदर नॉर से फॉलो होता है, ईदर और से फॉलो होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से फॉलो होता है, ठीक है। इसको इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इस तरह का जब यूजेज होगा अगर सेंटेंस में, हम लोग नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर सेंटेंस में यूज होगा तो हम लोग वर्ब कैसे लगाएंगे, कहाँ मतलब किस सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो मुख्य सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। इसके लिए ये क्या कि जब इधर इस तरफ नॉर, नीदर में नॉर, ईदर में और, नॉट ओनली में बट ऑल्सो, ये जहाँ रहेगा उसके पास जो नज़दीक का जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीदर ही नॉर आई वेयर गिल्टी, तो नॉर, ठीक है। तो नॉर जो है, नॉर के पहले क्या है, ही है, नॉर के पहले क्या है, ही है, इसके पहले होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर के पहले, और के पहले, बट ऑल्सो के पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली, ठीक है,
सॉरी पहले नहीं होना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, बाद में होना चाहिए। नीदर ही नॉर आई वेयर गिल्टी, तो नॉर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर प्रेजेंट, वाज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यू और ही, अगर और से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट, तो इसके बाद जिस तरह से हम लोग बाद वाले को देख रहे हैं, तो उसी तरह बाद में यहाँ पे है ही, यू और ही, यहाँ डैश है, पंचुअल, क्या होगा, यू और ही, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वाज के वेयर, तो ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू और ही वाज पंचुअल, यू एंड ही वाज पंचुअल। ठीक है, उसी तरह अर्थमेटिक सम होते हैं। अर्थमेटिक सम करने का मतलब है कि जैसे 2 और 2 को जोड़ने पे 4 होते हैं, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं कि 5-5 जोड़ने पे 10 ही होते हैं। ठीक है, उसी तरह अर्थमेटिक सम रहेगा तो वो हर समय सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे 2 and 2 मेक 4, ये गलत है, क्या हो जाएगा, 2 and 2 यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो मेक जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसका हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, तो 2 and 2 मेक्स 4, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 + 5 आर 10, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज 10, कोई दिक्कत। उसी तरह हम लोग देखते हैं जब किसी सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, ठीक है, सर्टेन यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों के मन में दुविधा रहता है कि वह सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। ठीक है, जैसे 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि 40 किलोमीटर वाली बात हो गई, तो आप लोग के मन में एक इमेज बनेगा, नहीं ये तो प्लुरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि ये किलोमीटर जो वो सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित है, इसीलिए 40 किलोमीटर इज और आर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा, क्योंकि जब भी सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट का बात हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 5 रुपीज़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जब याद रखिएगा सर्टेन का यहाँ बात हो रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं की मतलब होता है चाबी, KEY की, उसका प्लुरल बनाते हैं कीज, KEYS कीज। ठीक है, अब बहुत सारे कीज हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंच। ठीक है, अब बहुत सारे कीज हैं, चाबियों का गुच्छा है, चाबियों के गुच्छे को हम लोग बोलते हैं बंच। सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स का समूह है, उसको बोलेंगे हम लोग आर्मी। ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे शिप मतलब भेड़, SHEEP, ये शिप जो होते हैं हर समय प्लुरल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। शिप जहाँ भी होगी आप लोग देखे होंगे कि भेड़ एक साथ झुंड में ही चलता है, एक भेड़ कहीं भी नहीं चलता है। ठीक है, भेड़ हर समय झुंड में ही चलता है, इसीलिए शिप जो होता है वो प्लुरल होता है। और बहुत सारा भेड़ों का समूह है, तो उस समूह को हम लोग बोलेंगे फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। ठीक है, और शिप जहाज, SHIP, शिप जहाज का अगर समूह है, बहुत सारे जहाज हैं बंदरगाह में, उसको बोलेंगे फ्लीट, FLEET, फ्लीट। उसी तरह कैटल मतलब होता है मवेशी, प्लुरल नहीं होता, कैटल का कैटल्स हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कैटल का अगर समूह है, मवेशियों का अगर झुंड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हर्ड। ठीक है, तो जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल डैश ग्रोइंग इन द फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इज देंगे या आर देंगे। कैटल ऐसे प्लुरल है, लेकिन अगर ये समूह बनाने के लिए हम लोग क्या किए, हर्ड लगा दिए, तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रोइंग इन द फील्ड, इज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर कैटल लाता तो आर होता, क्योंकि कैटल हर समय प्लुरल होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब मैं आगे बताता हूँ। अब हम लोग दोस्तों कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर समय सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, और जाहिर सी बात है जब सिंगुलर रूप में यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सीनरी, ये सब जो होते हैं ये हर समय सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। ठीक है, फर्नीचर है तो इसका हम लोग, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर्स भी नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ फर्नीचर का बात हो, एक विशेष
रूप में अगर सेंटेंस में यूज करेंगे उस समय फर्नीचर्स का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर फर्नीचर की बात है तो उसको हम लोग फर्नीचर्स भी नहीं लिख सकते हैं और ए फर्नीचर भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो अकेला फर्नीचर अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है, और जो अनकाउंटेबल है उसको ना ही हम लोग गिन सकते हैं और ना ही उसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। इसीलिए ना ही उसके आगे ए लगाएंगे और ना ही एस लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स कर लीजिए, बोर्ड पे सारा कुछ लिखना संभव नहीं, बहुत छोटा बोर्ड है, इसीलिए कुछ कुछ नोट भी कर लीजिए। फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गया, सीनरी हो गया, ठीक है, बैगेज हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, ये सब जो है हर समय सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। ठीक है, कुछ डिजीज़ के नाम है, ठीक है, ऐसे एक्चुअली कुछ डिजीज़, सारे डिजीज़ के नाम जो होते हैं, सारे डिजीज़ जो होते हैं वो सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिजीज़ के नाम ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक डिजीज़ का नाम यहाँ लिखा है मिसल्स। ठीक है, मिसल्स, ये एस लगा हुआ है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये सर सिंगुलर है या प्लूरल है। नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हर समय सिंगुलर है, इसका ये स्पेलिंग ही ऐसा है, एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है। मिसल्स ये अपने ओरिजिनल स्टेट में है, इसीलिए इसके ये अगर सिंगुलर है तो उसमें साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो मिसल्स इज अ डेंजरस डिजीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिजिक्स और सब्जेक्ट, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, तो उसको भी क्या होते हैं लास्ट में एस लगे रहते हैं, उसमें भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, ये जो है हर समय सिंगुलर है। ठीक है, वो प्लूरल नहीं है। जैसे हम लोग लिखेंगे फिजिक्स इज आर, क्या होगा, फिजिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अब कुछ देश के नाम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, एस लगा हुआ स्टेट्स में, तो वो भी प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, वेस्ट इंडीज सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कुछ खेल के नाम है, जैसे क्रिकेट तो ऐसे भी नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि वो सिंगुलर है, कोई भी बता सकता है सिंगुलर है। अब इसी तरह का कोई गेम का नाम आ गया जिसके लास्ट में एस लगा, जैसे बिलियर्ड्स आ गया, तो अब उसमें लोग कंफ्यूज होंगे कि बिलियर्ड्स है, एस लगा हुआ, अगर जानेंगे तो कि ये खेल का नाम है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये खेल का नाम है। अगर आप नहीं जानेंगे तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसीलिए बिलियर्ड्स जो है वो सिंगुलर है, खेल का नाम है। ठीक है, उसी तरह जो है मिसल्स के बारे में जो बताएं, मिसल्स का हिंदी होता है खसरा, क्या होता है, खसरा। इसी तरह मिसल्स है। ठीक है, उसके बाद जो है मम्प्स है, MUMPS, मम्प्स है। मम्प्स मतलब होता है गले का रोग होता है, बिहारी में हम लोग गलसुआ बोलते हैं। ठीक है, उसका सिंगल्स है SHINGLES, सिंगल्स। ठीक है, सिंगल्स को हम लोग चर्म रोग बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ मैंने बताया कि फिजिक्स जब ऐसे ही सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो हर समय सिंगुलर होगा, तो फिजिक्स यहाँ इज लगा दिया। अब यहाँ हिज फिजिक्स डैश पुअर यहाँ डालना, थोड़ा सा इसमें चेंजेज होगा। चेंजेज ये होगा कि जब भी कोई सब्जेक्ट के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव करने का मतलब होता है हिज, आवर, योर, माई, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, या आर्टिकल्स दी, सब्जेक्ट के आगे अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल्स दी लगा हुआ रहे तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अर्थ चेंज ये हो जाता है, अगर हिज फिजिक्स बोलेंगे तो उसका फिजिक्स मतलब यहाँ वो सब्जेक्ट भौतिकी नहीं है, मतलब उसका मतलब एक फिजिक्स वाला सेंस होता है, सभी लोगों के पास एक सेंस होता है। जैसे किसी का मैथमेटिक्स, यहाँ बोलते हैं हिज मैथमेटिक्स, तो यह उसका गणितीय हिसाब से है, उसका गणितीय हिसाब का वो बहुत पक्का आदमी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ है दी मैथमेटिक्स ऑफ राम, मतलब राम का जो गणितीय हिसाब है वो बहुत अच्छा है। तो इस सेंस में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ भी दी हिज फिजिक्स क्या हो जाएगा, आर पुअर। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेज होगा तो यहाँ वर्ब चेंज हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत आसान है याद करने के लिए कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके आगे में अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं हिज, आवर, माई, योर, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है, या आर्टिकल्स दी लगा हुआ रहे तो वो प्लूरल सेंस देता है। ठीक है, हिज फिजिक्स, दी मैथमेटिक्स ऑफ राम, मतलब राम का गणितीय हिसाब। ठीक है, अब कुछ देश के नाम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऐसे इंडिया ऐसे भी सिंगुलर है, इस सेंस में यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा इंडिया का तो वो हर समय सिंगुलर होगा।
ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, इसमें थोड़ा सा समझना होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा आप लोगों को माइंड अप्लाई करना होगा। टेंस से तो हम लोग सब कुछ बनाते हैं, थोड़ा सेंस भी लगाना पड़ेगा। उसी तरह है इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया। अब हराया तो ये इंडिया की टीम ने हराया या इंडिया ने हराया? तो इंडिया की टीम ने हराया, ठीक है। और इंडिया की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, मतलब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो 11 प्लेयर्स होते हैं। तो इस सेंस में अगर हम लोग यूज करेंगे किसी भी देश का खेल के स्पोर्ट्स टीम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो प्लूरल सेंस देगा, तब वो सिंगुलर सेंस नहीं देगा। ऐसे नॉर्मली यूज करेंगे तो वो सिंगुलर सेंस देगा, लेकिन अगर उसके स्पोर्ट्स टीम के बारे में अगर बात करेंगे तो वो प्लूरल सेंस देगा। तो इंडिया तो यहाँ हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इंडिया हैज नहीं होगा, इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, इन दी वर्ल्ड कप, ठीक है। उसी तरह अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, जैसे जूरी मतलब होता है जो कुछ कोई भी प्रोग्राम है उसको जज करते हैं, ठीक है, जूरी बोलते हैं। जूरी मेंबर बहुत से होते हैं, ठीक है। मॉब मतलब भीड़ होता है, उग्र भीड़। काउंसिल, ठीक है, कमिटी, ये सब का हिंदी आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो ये जब क्या होता है, ये जब जूरी होता है, जूरी में एक लोग नहीं बैठते हैं, जूरी में एक से अधिक लोग बैठते हैं, 2, 3, 4 कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। मॉब जो होती है वो लोगों की भीड़ होती है। तो भीड़ में 1-2 लोग को हम लोग भीड़ नहीं बोलते हैं, 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग या कितने भी लोग हो उसको हम लोग भीड़ बोलते हैं, ठीक है। जब ये जैसे जूरी अगर किसी बात पे डिसीजन दे रहा है, ठीक है, और जूरी के जितने भी मेंबर है सबका मत एक है, यहाँ मैंने लिखा है यूनानिमस मतलब होता है सर्वसम्मति, मतलब सभी लोगों का मत एक समान है कि किसी को अगर कोई मार्क्स देना है या किसी को कोई आरोप से बरी करना है, मतलब आरोप से मुक्त करना है, तो हम लोग अगर सभी जूरी का मत एक है तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर रूप में यूज होगा। जैसे द जूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, और उस समय जब सर्वसम्मति रहेगा, सभी लोगों का मत एक रहेगा, तो उसके साथ हम लोग ना ही देयर ना ही हिज का यूज करेंगे, उस समय हम लोग इट्स का यूज करेंगे। बात को समझ रहे हैं? हाँ, अगर उन लोगों का ओपिनियन अगर डिवाइड हो गया कि कोई मानिए 10 लोग हैं जूरी में और 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं कि नहीं इनको इतना मार्क्स मिलना चाहिए या इनको सजा होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और 5 लोग बोल रहे नहीं, मतलब 5 लोगों को और 5 लोगों को, दोनों लोग 5-5 लोगों का मत मिल नहीं रहा है, उस समय क्या होगा, हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस में देखना होगा, जैसे किसी सेंटेंस में डिवाइड होता है। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डिवाइड से क्या हो जाता है, जहाँ भी आप लोग डिवाइड देखें वहाँ समझ जाइए कि यहाँ मत अलग अलग है। ऐसे सेंटेंस पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन देखने से आप लोगों को तुरंत अगर एग्जाम में तुरंत अगर सॉल्व करना है तो डिवाइड, ठीक है। उसका मैं एग्जांपल अभी लिख देता हूँ, इसको मिटाने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लिख दिया है, द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। मैंने बता दिया था कि जब भी डिवाइडेड हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख लेंगे कि सभी लोगों का मत जो है वो अलग अलग है, उन लोगों का मत एक नहीं है, जूरी में जितने भी लोग हैं। तो उस समय क्या होगा, हम लोग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे द ज्यूरी वाज नहीं होगा, यहाँ वेयर हो जाएगा, वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। यहाँ वेयर हो जाएगा, वाज नहीं होगा, और यहाँ इट्स नहीं होगा, देयर होगा। यही 2 ही जगह एरर रहता है एग्जाम में, ठीक है। उस समय जो बताए थे हम लोग, जो मैंने मिटा दिया, आप लोग देख लीजिए। द जूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, इट्स था वहाँ पे, जब वाज था तो इट्स था, यहाँ वेयर हो गया तो देयर हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग आते हैं कुछ वर्ड के बारे में, जैसे हेयर के बारे में हम लोगों को पता है, हेयर मतलब बाल होता है, ठीक है, और हमारे सर पे जितने बाल है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इस सेंस में अगर हम लोग हेयर का यूज करेंगे तो वो हर समय अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेयर जो अब सर पे बाल है उसको काउंट करना मुश्किल है, तो वो अनकाउंटेबल सेंस देता है। लेकिन उसमें अगर हम लोग एस लगा देंगे, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि अनकाउंटेबल में एस नहीं लगाते हैं, अगर एस लगा दिया तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। हेयर में एस लगा दिया तो हेयर्स हो गया। अब जैसे अर्थ कैसे चेंज हो गया कि अब किसी के सर पे बाल हैं, सभी बाल जो है ब्लैक हैं, उसमें से 4 बाल जो है वो पके हुए, मतलब उसको ग्रे हेयर बोलते हैं, वाइट हेयर नहीं बोलते, पके बाल को ग्रे हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हिज 4 ग्रे हेयर्स, हिज 4 उसके 4
भूरे बाल या उजले बाल, जो भी आप लोग बोलते हैं, तो हेयर से हेयर्स करने के लिए उस समय के ऐसे हेयर अगर हम लोग सिर्फ यूज करेंगे तो यह सिंगुलर सेंस देता है और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन हेयर्स हो जाएगा हिज 4 ग्रे हेयर्स, तब हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है। अब ग्लास, ग्लास मतलब होता है शीशा, शीशा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं अगर शीशा है, वैसी में अगर डबल ईएस लगा देते हैं तो ग्लासेस हो जाता है। ग्लासेस मतलब होता है चश्मा। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह क्लॉथ, क्लॉथ मतलब होता है जब हम लोग दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे, अगर हम लोग को कपड़ा अगर सिलवाना होता है टेलर के पास, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो बड़े बड़े थान में हम लोगों को कपड़े दिखाते हैं। उस समय उस क्लॉथ को हम लोग बोलेंगे, उस मतलब थान वाले कपड़े को बोलेंगे क्लॉथ, क्योंकि वो बन के तैयार नहीं है। और क्लॉथ्स मतलब हो गया वस्त्र, जो हम लोग पहने हुए, मतलब जो कंप्लीट, जो बनने के बाद हम लोग पहनते हैं वो वस्त्र हो गया क्लॉथ्स। और सिर्फ क्लॉथ बोलेंगे तो वो बिना बना हुआ कपड़ा होता है, मतलब पहनने योग्य नहीं है, सिर्फ कपड़ा का एक टुकड़ा है वो। उसी की तरह फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। उसी में अगर एस लग जाता है तो फोर्सेस, फोर्सेस मतलब होता है, हो जाता है सेना। ठीक है, तो अर्थ चेंज हो रहा है। यूथ, यूथ मतलब होता है युवा अवस्था। ठीक है, और यूथ्स मतलब हो जाता है युवा लोग। अब 2 यूथ्स आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड, तो आर हो जाएगा। उस समय यूथ का अगर यूज करेंगे, अगर हम युवा अवस्था के लिए यूज करेंगे तो वह सिंगुलर मतलब इधर वाले जितने हेयर, ग्लास, क्लॉथ, फोर्स, यूथ, ये सब जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। उसमें अगर अर्थ में चेंजेज हो जाएगा, एस लगा देंगे हेयर्स, तो यह प्लूरल वर्ब लेगा। ग्लासेस भी प्लूरल वर्ब लेगा, क्लॉथ्स भी प्लूरल वर्ब लेगा, फोर्सेस भी प्लूरल वर्ब लेगा और यूथ्स भी प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे पैजामा हो गया, कुछ कुछ ऐसे हैं जो हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके भी बता सकते हैं कि ये सिंगुलर हो गया प्लूरल। पैजामा, पैजामा में क्या होता है कि 2 मतलब पैर डालते हैं हम लोग दोनों में, तो 2 पार्ट होता है उसका, तो वो प्लूरल होता है। जैसे सीजर, सीजर्स मतलब होता है कैंची, उसमें 2 पार्ट होता है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ट्रोजर्स हो गया, पैजामा हो गया, पैंट्स हो गया। ठीक है, बहुत कुछ है। अब कुछ कुछ है, जैसे पुलिस, पुलिस के बारे में आप लोग सुने होंगे, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। पुलिस जो है वो प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है। पुलिस का पुलिसेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, पुलिस का सिंगुलर होता है पुलिस मैन। ठीक है, इसलिए पुलिस जो है हर समय प्लूरल होता है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। कुछ कुछ शब्द जो होते हैं वो अपने में ही प्लूरल होते हैं, उसमें एस ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कैटल के बारे में बताए थे वो प्लूरल होते हैं, शिप के बारे में बताए थे वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री, जो वो पोल्ट्री मुर्गा जो होता है वही पोल्ट्री भी, क्योंकि बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ जो भी होते हैं पोल्ट्री में होते हैं, इस सेंस में हम लोग उसको प्लूरल, इस सेंस में हम लोग प्लूरल समझते हैं। ऐसे एक पोल्ट्री के सेंस एक ये होता है, एक खाने का भी, एक फूड का भी सेंस में होता है, उस सेंस में नहीं। पोल्ट्री का यहाँ सेंस हो रहा है बहुत सारे मुर्गे मुर्गियों का समूह, पोल्ट्री, तो वो प्लूरल हो जाएगा। सीजर्स, ट्रोजर्स, ये हमने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, और इन लोगों को सिंगुलर बनाने का उपाय ये है, इसमें हम लोग ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं। जैसे ट्रोज़र में जोड़ेंगे तो ए पेयर ऑफ ट्रोज़र। ठीक है, ए पेयर ऑफ ट्रोज़र, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ पैजामाज। ठीक है, तो ये सिंगुलर सेंस में यूज हो जाएगा ए पेयर ऑफ जोड़ने के बाद। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे द पुलिस, पुलिस के बारे में एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि द पुलिस इज आर चेसिंग दी स्मगलर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा। दी पुलिस है, इज है और आर है। आप लोग मैंने पहले ही बता दिया कि पुलिस जो प्लूरल है, तो दी पुलिस आर चेसिंग दी स्मगलर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हम लोग इन्वर्जन के बारे में बता देता हूँ। इन्वर्जन मतलब होता है वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है, जैसे कुछ इन्वर्जन का जब होता है, ये कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड हैं, उस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयर, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ये सब का आपको ध्यान रखना। जब ये सब सेंटेंस के से मतलब सेंटेंस का शुरुआत अगर इन सब वर्ड से हो तो हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सब, जो उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नो सूनर, डू और डज मैंने दोनों दे दिया। ही गो टू दी ऑफिस देन दी टेलीफोन रिंग्स, तो नो सूनर के बाद डू या डज है, डू या डज, उसके बाद ही है, तो ही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। ही जो सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, और नो सूनर जो वो देन से फॉलो होता है। कंजक्शन चैप्टर में हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। नो सूनर जो है वो देन को फॉलो करता है। हार्डली और स्कार्सली जो है वो व्हेन को फॉलो करता है, व्हेन को। ठीक है, कंजक्शन चैप्टर में हम लोग डिटेल से
पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग थोड़ा लॉट के बारे में जानते हैं। लॉट्स और लॉट जब हम लोग यूज करते हैं ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब एक यूजेज और बता रहा हूँ, सिर्फ लॉट्स, ना ही ए लॉट्स ऑफ रहेगा या लॉट्स ऑफ नहीं रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा, ओनली लॉट्स रहेगा। तो लॉट्स के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज हो, इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब का पहला रूप, टू प्लस V1 बोलते हैं, तो उसके आगे जो वर्ब लगाते हैं मतलब सब्जेक्ट के साथ हर समय सिंगुलर लगाएंगे, तो देयर इज लॉट्स टू से हो जाएगा। लॉट्स आगे ये देखना कि आगे इन्फिनेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव उसे ही बोलते हैं। देयर इज आर स्टिल लॉट्स टू डू, तो लॉट्स है, इसके बाद टू डू है, इन्फिनेटिव है, इसलिए इज आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने कोशिश किया है कि मैं सभी चीज़ों को कवर कर सकूं। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद इस वीडियो के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और देखते रहिए और व्यू करते रहिए RJ इजी इंग्लिश मैथ प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।